इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ना ज्यादा ना कम, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, और का चाहे क्वेश्चन गलत हो जाए, सांख्यिकी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी हाल में। इसलिए नहीं होगा, एक क्वेश्चन माध्य का आता है, और माध्य का क्वेश्चन से कितने अगला टफ बना दे, है ना, जितने टफ बना सकते हैं वो सारे कर लेंगे अपन, कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आगे कभी तो माध्य का बहुलक से ही दे देता है, और कभी कभी मानक विचलन उधर से पूछ लेता है, तो आगे वाला पार्ट तो फॉर्मूला बेस है, तो उसमें तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, फॉर्मूले का करने के तरीके पता होना चाहिए, तो वहां अपन प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी अपन को, ठीक है ना। तो यहां 2 क्वेश्चन आएंगे। अब अपना जो सिलेबस है उसमें तो क्या है, माध्य का बहुलक, ठीक है, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं इन्हें। तो और एक होता है विक्षेपण की माप, जिसमें आता है आपका कौन, अपना जो सिलेबस में तो केवल मानक विचलन है, माध्य विचलन है और प्रसरण, 3 ही पॉइंट है, लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को विक्षेपण की माप वाला सारा पढ़ना पड़ेगा। अब विक्षेपण की माप में क्या क्या आता है आपका, परिसर भी आता है, क्या आता है, परिसर यानी रेंज, और उसमें आपका माध्य विचलन भी आता है, एमडी बोलते हैं इसे, मीन डेविएशन, और उसके बाद में मानक विचलन भी आता है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे अपन जनरली सिग्मा से लिखते हैं, और प्रसरण भी आता है, वेरिएंस, ठीक है, जिसे अपन सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसको मानक विचलन निकालना आता है उसको प्रसरण निकालना आता है, और इनके साथ में मानक विचलन गुणांक, प्रसरण गुणांक वो भी पढ़ेंगे। इनके अलावा जो थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा चलेंगे वो चलेंगे चतुर्थक और चतुर्थक विचलन दोनों पढ़ेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन, एक तो क्वार्टाइल हो गया, एक क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक और चतुर्थक विचलन। अब ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड ग्रेड 2011 के जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर एक वर्ड आया था दशमक, क्या, दशमक, कि दशमक में कितने चर होते हैं। तो दशमक वो होता है जो श्रेणी को बराबर 10 भागों में बांटता है, चतुर्थक वो होता है जो श्रेणी को बराबर 4 भागों में बांटता है, माध्यिका वो होती है जो श्रेणी को बराबर 2 भागों में बांटती है, माध्यिका बहुलक। आगे बात समझ, ये तो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और ये सारे होते हैं विक्षेपण की माप। क्या होते हैं, विक्षेपण की माप। तो इसलिए अपन चतुर्थक, फिर दशमक, फिर शतमक ये भी पढ़ेंगे इसमें। ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दशमक का क्वेश्चन आ गया, और दशमक का आ गया इसलिए हमें चतुर्थक विचलन पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो इसका हो गया मेन पार्ट। उसके बाद में माध्य का बहुलक, इन तीनों में संबंध पर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ना, तो वो अपन क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके अलावा थोड़ी बहुत इसकी जो थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में इन तीनों के बीच में रिलेशन, इसके बीच में माध्य विचलन, मानक विचलन और चतुर्थ के बीच, इसमें भी 2-3 रिलेशन के फॉर्मूले होते हैं वो लिखेंगे। ये इतना मैटर अपना एग्जाम ओरिएंटेड है, इतना कर लोगे अपने 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। आगे बात में अपने 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे माध्यिका और बहुलक की, और उसके बाद में एक क्वेश्चन इधर से आना है, एक क्वेश्चन इधर से आना है, ऐसे माइंड सेट रखो, ठीक है। कई बार क्या होता है दोनों क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं, तो वो तो आपकी किस्मत है, बहुत इजी आ जाए। उधर से आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, पूरा इजी पार्ट है, क्योंकि समझ में आ जाता है आराम से आपके। और थोड़ा सा उस टाइप के एक 2 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस में कर रखे हैं समझ कर, तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में सही कर दोगे आप। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, सांख्यिकी की जरूरत कहां पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं सांख्यिकी होती क्या है, स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, इसकी जरूरत कहां पड़ी आपको, क्यों इसको अपन सांख्यिकी में डाटा कलेक्ट करते हैं। देखो आपने क्या किया, आप किसी गांव में गए, ठीक है, और किसी गांव में जाकर आपने क्या किया, वहां प्रेक्षण करना स्टार्ट किया कि इस गांव में 5 से 10 वर्ष तक के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षित है। तो देखो छोटे बच्चों की शिक्षा का मतलब एक ही होता है वो स्कूल जाते हैं, इसका मतलब वो शिक्षित है।
भाई छोटे 5 से 10 बच्चों को आप शिक्षा का स्तर कैसे जानोगे? भाई स्कूल में जाता है इसका मतलब पढ़ता है, और स्कूल नहीं जाता मतलब नहीं पढ़ता, यही तो होता है लॉजिक वहां तो। ओके, 5 से पहले 5 से कम उम्र के बच्चों की तो प्राइमरी स्कूल परिवार ही होता है, तो उनका तो अपन डाटा कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूं, 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बात करता हूं। 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा हूं ना, 5 से 10 वर्ष तक के। और उसके बाद में 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात किया तो मैंने देखा कि इधर मैं परसेंटेज ले लेता हूं भाई, 10%, 20, 30%, ये प्रतिशत में है। शिक्षित वर्ग है, ये कौन सा है? शिक्षा है, कि कितने परसेंट लोगों के पास शिक्षा है। और इधर उनका क्या, आयु वर्ग लेता हूं। क्या लेता हूं? आयु वर्ग ले लेता हूं। ये केवल समझा रहा हूं एक बार। 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 20-20 का ले लेते हैं अंतराल, थोड़ा कम हो जाए ना। 20, 40, 60, 80 और 100, ये लो 20-20 का अंतराल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ 100% हो गया। तो अपन देखते हैं 5 से 10 वर्ष तक के बीच में आपने एनालिसिस किया तो 5 से 10 वर्ष वाला जो अंतराल है उसके अंदर आपको मिला कि 80% बच्चे विद्यालय जाते हैं। 80% 5 से 10 वर्ष में। और फिर आपने 15 वर्ष तक चेक किया, और फिर 15 से आपने 20 वर्ष तक चेक किया, फिर 25, फिर 30 के बाद में तो चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। 30 तक ही चेक करो। ओके, आपने देखा कि 10 से 15 वर्ष तक के बीच आपने देखा कि 60% बच्चे पढ़े लिखे हैं। कितने प्रतिशत है? 60% बच्चे पढ़े लिखे। इसका मतलब है बाकी 40% स्कूल नहीं जा रहे। ओके, जब आपने 15 से 20 वर्ष तक की में देखा तो इसमें आपको रिजल्ट मिला कि 85% विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसे हो जाता है, मैं बताऊंगा रीजन। उसके बाद में 20 से 25 वाले में देखा तो आपको क्या मिला? 70% विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े हुए मिले। और उसके बाद में 25 से 30% देखा तो आपको मिले 50% विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े हुए मिले। ये एक आपने डाटा कलेक्ट किया। अब देखो, इसका मतलब देखो, इस प्रकार का ये जो कंप्लीट डाटा है ना, ये कंप्लीट डाटा, इस पूरे को अपन सांख्यिकी कहेंगे। ये आयु, ये शिक्षा का प्रतिशत, ये ग्राफ, ये सारा, इस पूरे को सांख्यिकी बोलेंगे। और देखो, इस डाटा से ये सांख्यिकी का प्रदर्शन हो गया, और इसको देखते अपन सारी चीज एक सेकंड में बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से वर्ग ध्यान दे रहा है? 15 से 20, क्योंकि इस टाइम सबको समझ में आ जाता है कि पढ़ाई करना जरूरी है। एक तरीका। दूसरा तरीका यह भी तो हो सकता है 15 से 20 वर्ष वाले जो बच्चे हैं वो कितनी साल पहले स्कूल में एडमिशन लिया होगा उन्होंने? 5 साल का माने तो लगभग 10 साल पहले। इसका मतलब 10 साल पहले यहां पर शिक्षा को लेकर कुछ ना कुछ नया यूनियन हुआ था, कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। या तो किसी ने यहां आके जागरूकता फैलाई थी, या हो सकता है आज से 10 साल पहले इस गांव के आसपास कोई नया स्कूल खुला होगा, तो उस स्कूल में पढ़ने के चाव से क्या विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया होगा। क्योंकि उससे पहले तो क्या काम है, उससे पहले तो देखो शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। इसका मतलब आज से 20 साल पहले, भाई ये 25 वर्ष वाले तो 20 साल पहले पढ़ने लगे। इसका मतलब 20 साल पहले या तो क्या था, इस गांव में विद्यालय नहीं था। एक रीजन तो ये हो सकता है कि विद्यालय 5-10 किलोमीटर दूर होने की स्थिति में भी विद्यार्थी क्या हो सकते हैं? अनपढ़ हो सकते हैं। एक रीजन ये। दूसरा रीजन हो सकता है गांव की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रही हो तो उस स्थिति में भी क्या है, सब लोग मजदूरी करते हैं और स्कूल नहीं जाते। तो यानी कि एक सांख्यिकी श्रेणी से हम सारा एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो यहां पर ये आज 10 वर्ष से 15 वर्ष वाले बच्चे विद्यालय में एडमिशन कब से लिए होंगे? 5 से 6 साल पहले एडमिशन लिए थे। तो 5 से 6 साल पहले यहां पर एजुकेशन स्तर गिर गया। क्यों गिर गया? गांव में स्कूल है कि नहीं है? आप कहोगे गांव में तो स्कूल है, अब एजुकेशन स्तर कैसे गिरा? भाई एकदम से बढ़ा फिर वापस क्यों गिर गया? हो सकता है गांव वाली स्कूल के अंदर टीचर्स ने तबादला करवा लिया, या वहां पर किसी नया टीचर नहीं आया, स्कूल के अंदर कोई टीचर ही नहीं था, या एक ही टीचर है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है
स्कूल का स्तर गिर जाएगा। भाई एक टीचर क्या करेगा, विद्यालय का काम करेगा, थोड़ा बहुत बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन दूर के बच्चों को नहीं जोड़ पाएगा। फिर तो अपन क्या कर सकते, प्रत्येक रीजन पर बारीकी से सोच सकते हैं। भाई जो रीजन मिल गया, भाई आप कहोगे नहीं अध्यापक तो थे अध्यापक तो 10 का स्टाफ था, तो उस बात को काट दो। फिर नई बात पर जाओ, क्या आर्थिक स्थिति गांव की कमजोर है, गांव के लोग मजदूरी करने जाते हैं, आप कहोगे वो बात भी काट दो। तो ऐसे अपन रीजन ढूंढ सकते हैं, रीजन है ढूंढ सकते हैं इस ग्राफ से, सारे के सारे रीजन। अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में तो 80% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। भाई 5 से 10 वर्ष तक की उम्र में तो प्रत्येक बच्चा स्कूल होना चाहिए। भाई 20% भी अगर स्कूल नहीं जा रहे तो ये बड़ी बात है ना। प्रत्येक बच्चा स्कूल में जुड़ा होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इसलिए सभी बच्चे शिक्षित होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपकी गांव में पोस्टिंग आ गई इस गांव में, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों का एडमिशन भी करना पड़ेगा। लेकिन देखो एक और जो बात अभी तक छुपी हुई है, क्या आपको बच्चों का एडमिशन करने के बाद में जो इनके माता पिता है, मैं मान लो कि 35 वर्ष तक के बच्चों की 35 वर्ष तक के जो लोग हैं उनका शिक्षा का स्तर केवल 30% ही है, 30% लोग ही पढ़े लिखे हैं। अब देखो बच्चों का एडमिशन करने से काम नहीं चलेगा, बच्चों के माता पिता की भी पर्सनल काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि इनके माता पिता सारे अनपढ़ हैं। माता पिता कौन सी कैटेगरी में आएंगे, भाई 25 से 35 वर्ष की कैटेगरी में आएंगे इन बच्चों के माता पिता जो अभी स्कूल में एडमिशन लिया है। समझ आया ना भाई, 25 से 35 वर्ष तक के बीच इनकी शादीशुदी हो गई होगी, इनके बच्चे 5 साल के 4 साल के ऐसे हैं, तो वो विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, और ये सारे अनपढ़ है, अनपढ़ कैटेगरी में है। इसका मतलब इनकी काउंसलिंग करो, इनको मोटिवेट करो, इनको बताओ कि शिक्षा का क्या महत्व है। और शिक्षित नहीं करोगे तो आगे उनके सामने कितनी बड़ी विकट समस्या खड़ी हो सकती है। वरना तो ये क्या करेंगे, 5वीं 6वीं के बाद में देखो यहां देखो एक रीजन और भी है। यहां पर क्या होता है, 10वीं क्लास में बच्चा होते ही कितनी साल का हो जाता है, लगभग 10 से 12 साल का हो जाता है। और अच्छा 10 साल का ये ना, तो 5वीं 6वीं क्लास में हो जाता है। 5वीं 6वीं क्लास के बाद में बच्चा 10 साल का हो गया। और क्या होता है, जहां आर्थिक स्थिति कमजोर होती है ना, वहां 10 साल के बच्चे को काम पर लगा देते हैं। आई ना बात समझ में। तो इसका मतलब हो सकता है यहां बाल मजदूरी हो, है ना, तो बालकों को काम पर ले जाया जा रहा हो, इसलिए भी यहां ग्राफ घट सकता है कि उनको काम पर ले जाने लग जाते हैं माता पिता थोड़े बहुत लालच के चक्कर में। तो अपन को इनके जो माता पिता है इनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। तो क्या है, एक सांख्यिकी श्रेणी से हम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार का डाटा होता है उसे क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। अब देखो ये तो एक गांव की बात हुई। अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, एवरेज की बात करते हैं। भाई अगर अपन को हजारों गांवों का विश्लेषण करना हो तो ऐसे थोड़ी करेंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे, हम इस गांव के बारे में बात करेंगे, इस गांव में एजुकेशन स्तर कितना है, तो हम इसका एक लीड वैल्यू देख लेते हैं, अपन इसका एवरेज देख लेते हैं। औसत लगभग ही मान के चलो यहां से आ रहा है, औसत लगभग थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, लगभग ये ले लेते हैं औसत, लगभग 48% के आसपास मैंने इसका औसत ले लिया। इसका मतलब इस गांव के अंदर कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, 48% लोग पढ़े हुए हैं। ये 48%, ये मैंने इसका औसत क्या ले लिया, औसत। और ये औसत ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो देखो इस पूरी सांख्यिकी श्रेणी को लीड कौन कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, 48%। भाई इसको पूरे को अपन एनालिसिस ना करके और एक साथ बात कर लेते हैं कि ये पूरा गांव में 48% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये क्या होगी, इसकी लीड वैल्यू हो गई ना। ये इस पूरे मान को क्या कर रहा है, इस पूरी सांख्यिकी श्रेणी को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो भी सांख्यिकी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक कहलाते हैं। और इन्हें बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप।
तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है। कौन कौन सी? माध्य, माध्यिका और बाउलेट। ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है जो पूरी श्रेणी के केंद्रीय मान को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? केंद्रीय मान को। अब केंद्रीय मान भी हम कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक औसत के आधार पर रिप्रेजेंट किया, औसत के आधार पर रिप्रेजेंट किया तो वो तो क्या हो गया? माध्य। लेकिन देखो दूसरे प्रकार से भी केंद्रीय मान में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये कोई फील्ड है, खेत तो जानते हो ना, ये एक खेत है और खेत के अंदर क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र है, सुपुत्र है। 2 क्या है? सुपुत्र है और दोनों बड़े बड़े हो गए, दोनों की शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? जो बड़े वाला है उसकी वाइफ कहती है अपने तो अलग हो जाओ। वाइफ ही कहती है, क्या पता उसके खुद के मन में भी है, मान लो कैसे भी वो अलग होना चाहते हैं। तो बड़े वाला क्या करेगा? लड़ाई करने लग जाएगा और लड़ाई करेगा। बारिश का टाइम आ गया तो बारिश होते वो बोलेगा कि मेरे को तो जमीन अलग बांट दो, मैं तो अब की बार अलग विजय करूंगा। क्यों? क्योंकि भी थारा वो छोट के अगली बार बहू है ना, बात तो पूरा दिन रूम के अंदर ही रहती है, काम नहीं करती। ऐसे कुछ होता है लड़ाई का। ऐसे तो छोटे छोटे रीजन होते हैं ना। हाँ, या फिर वो काम तो इस वाली भी नहीं करती, लेकिन इसको तो चाहिए, इसको तो बात चाहिए कि वो ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, इसलिए मेरे को तो अलग कर दो। मतलब क्या होता है? अलग होने, अरे नहीं, हमारे तो अलग किसी की सब, हाँ किसी की शादी नहीं हुई है, टेंशन मत लो। 3 हम तो बड़े भैया की शादी अभी होगी, 9 जुलाई की शादी है बड़े भैया की। उसके बाद में मेरा नंबर आएगा काफी दिनों बाद, अगली 2 साल बाद में, है ना? हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अच्छा छोड़ो, वापस टॉपिक पे आ जाओ। तो देखो, जो बंटवारा करते हैं ना, अलग होते हैं ना, उनके पास सबसे अच्छा बहाना यही होता है। भाई आप बंटवा अलग होते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं मेरे को तो अलग होना है, मुझे तो नहीं साथ नहीं रहा, ऐसे नहीं कहते। वो यही बहाना ढूंढते हैं कि वो काम नहीं करता और ये हम तो काम करते हैं, वो ऐसे नहीं करता हम ऐसे करते हैं। क्योंकि इस बहाने के अंदर कोई अपन 5 लोगों को भी बुलाते हैं ना, तो वो बोलते हैं हाँ काम नहीं करते, कर दो अलग अलग, अपना अपना कमा के खाने दो इनको, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसलिए क्या करते हैं, अब क्या पिता जो होता है ना, पिता क्या होता है? अगर ये वाला पुत्र जो सुपुत्र मानो, ये वाला सुपुत्र अगर पिता को गाली भी दे रहा है, इसकी जो वाइफ है वो भी पिता को गाली दे रही है, तो भी पिता जो होता है ना, वो कभी इन दोनों के बीच भेदभाव नहीं करता। क्योंकि पिता के लिए ये चाहे बेटे जो है चाहे कितने जवान हो जाए, कितने बड़े बड़े हो जाए, इनके भी बेटे क्यों ना हो जाए, इनकी जो पिता के मन में जो इनकी इमेज है वो छोटे बालकों की तरह रहती है। इसलिए पिता कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहता, उसके लिए तो दोनों एक सार है, चाहे कोई सा काम करे तो ना करे तो। समझ आ गया? तो फिर पिता क्या बोलते हैं? थगड़ा सुसरान बुला लिया, एक दिन थगड़ा सुसरान बुला लेगा और बिठाकर अलग कर दिया। क्योंकि पिता नहीं कर सकता, ध्यान रखना, पिता कभी भी बंटवारा नहीं करता, वो किसी की मध्यस्थता में करता। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में ऐसे जब भी होता है तो वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उससे ये डर रहता है कि पता नहीं कौन से के कम ज्यादा चली जाए और कौन सा नाराज हो जाए, उनके मन में ये रहता है। तो वो क्या करेगा? वो ऐसे बोलेगा कि अब की बार तो ऐसे कर, अपना जो खेत है उस खेत में वो बीच में वो सेव है या वो बीच में वो जो खेजड़ी है, जाटी जानते हो ना इतना, तो उसके बीच में वो खेजड़ी है ना, उस खेजड़ी का एक साइड तू बाल ले। अब खेजड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी बटन है, तो ये अगर एक साइड तो तू एक साइड तो तू बाले, एक साइड वो बाले से, फिर आपके ससुरों को बुलाकर और पटवारी ने बुला के और नपवा के अलग अलग कर देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो राजी हो जाते हैं, वो आता है खेत में, देखता है इधर ज्यादा है और अटने इस साइड गेलो भी लगे, रस्तों भी लगता है, तो क्या होगा? इधर बाढ़ करनी पड़ेगी, गाय कूदेगी तो इस वाला खाएगी, ठीक है। तो वो क्या करता है? अपने तो इधर आराम से बीजेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है? इधर ज्यादा भी है तो वो ये लो बंटवारा कर लिया। तो क्या किया? इस खेजड़ी को बीज का मान मानते हुए
इसके क्या कर दिए, दो बराबर क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। तो अब इस खेत को लीड कौन कर रही है, ये खेजड़ी कर रही है, ये बीज का मान। और इस प्रकार का जो बीज का मान होता है वो होती है माध्यिका। क्या होती है, माध्यिका। तो माध्यिका पता चल गई क्या होती है, जो श्रेणी को दो खेजड़ी माध्यिका वो होती है जो श्रेणी को बराबर दो भागों में बांटती है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो बीज का मान होता है वो क्या होता है, माध्यिका। तो देखो यहां इसका जो लीड मान था वो औसत था, जो इस पूरी श्रेणी को लीड कर रहा था। यहां इस वाली स्थिति में लीड कौन कर रहा है, माध्यिका कर रहा है। तो कौन कर रहा है, यहां पर माध्यिका आ जाएगा। और ऐसे क्या होता है, बहुलक। तो बहुलक की जरूरत कहां पड़ती है, जैसे ये अपना कोई मोटे तौर पर ये किसी राज्य का नक्शा है। अच्छा टाइम हो गया क्या, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा करो, छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लेना, और माध्यिका नहीं ये तो बना लेना, और एक ऐसा ये क्षेत्र ले लो और इसका क्या कर लेना, ये माध्यिका।